प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की चौथी क्लास है। पिछली तीन क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हम देख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। हमने देखा कि अलग अलग आलोचकों या इतिहासकारों ने अपना अलग अलग ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों का साहित्य लिखा गया, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि और कौन कौन सी रचनाएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है। ये इसलिए लिखा गया है ताकि हिंदी साहित्य के बारे में लेखकों को, समाज को, विद्यार्थी को, सभी को पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या आता है, कवियों ने समाज के लिए क्या किया, समाज को क्या दिया, उनका जीवन कैसा रहा और इतिहास में कितनी सजगता थी या फिर समाज के लिए वो कितना उपयोगी रहा। तो हम चलते हैं रचना की ओर। और रचना है हमारी शिव सिंह सरोज। रचनाकार है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन हुआ 1883 इसका ये माना जाता है, और जो संशोधित यानी उसमें कुछ चेंजेस किए वो 1888 ईस्वी। और प्रकाशक इसके रहेंगे नवल किशोर प्रेस लखनऊ। किसी भारतीय द्वारा पहली बार कवियों के जीवन के साथ इसमें रचनाओं की और उदाहरणों की जो है चर्चा की गई है। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला वाला जो देखा था हमने वो फारसी में लिखा गया था और ये वाला हिंदी में लिखा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। इसमें कुल रचनाकार है 1003 और हिंदी के इसमें रचनाकार हैं 998 लगभग। काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। इसे देखें तो इसको हम इसकी कमी भी एक मान सकते हैं, अगर कमियों में भी आ जाता है कि इस इतिहास ग्रंथ की इस 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें से कि इनमें से इसकी कौन सी कमी रही है, तो उसमें ही आ जाएगा कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। और कवियों के जीवन वृत्त का ये एक छोटा नोट माना जाता है। इसमें पुष्प या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है चीजें कि किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में या अपनी पुस्तक में किस कवि को पहला हिंदी का पहला कवि माना। क्योंकि जो आलोचक या जो इतिहासकार जिस कवि को पहला कवि मानेगा, उस कवि के समय से ही वो आलोचक उस अपने इतिहास ग्रंथ की शुरुआत मानेगा। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। पहले वाला भी वर्णानुक्रम पद्धति में रचित था, जो शब्दकोश वाली होती है, डिक्शनरी वाली होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है इसके बारे में कि इसको कवि वृत्त संग्रह उन्होंने माना है। आगे देखेंगे। आगे है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ और प्रथम इतिहासकार इसे ही माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण कर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया। जैसे और क्या है, और सब कवियों को मिला दे रहे थे, उर्दू के कवियों को मिला दे रहे थे, अंग्रेजी के कवियों को मिला दे रहे थे। इन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कवियों को स्थान दिया है। तो इसीलिए सच्चे अर्थों में ये क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ और प्रथम इतिहासकार इन्हें ही माना जाता है, शिव सिंह सेंगर को। अगले हमारे रचनाकार है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कहीं कहीं पर ये नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से भी हमें देखने को मिल जाएगा, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। और ये रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी। उसके विशेष अंक के रूप में 1888 ईस्वी में और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। और ये कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। अब से पहले जो भी हमने देखे थे ग्रंथ, वो वर्णानुक्रम पद्धति में वो रचित थे, यानी कि वर्ण के अनुसार। जैसे शब्दकोश में होता है हिंदी शब्दकोश या अंग्रेजी शब्दकोश A B C करके
ऐसे। लेकिन ये कालानुक्रम पद्धति में रचित है। कैसे? जैसे होता है 2000, 2000 के बाद आएगा 2001, ऐसे। तो ये सन के अनुसार, काल के अनुसार ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। भाषा इसकी अंग्रेजी है और इसमें 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। जो इनका कवियों का परिचय है, जो कवियों के नाम है, वो शिव सिंह सरोज वाले सेम कवि रहेंगे। कितने? 886 कवि। कुल रचनाकार इसमें 952 हैं, सभी हिंदी के हैं। इंपॉर्टेंट, सभी हिंदी के हैं। कितने? 952। और इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। और कौन सा टाइम? 16वीं और 17वीं सदी का टाइम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल के उदय का कारण ईसाइयत को माना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय का कारण ईसाइयत को माना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कैसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। आगे है 12 अध्याय। इसमें 11 तो इसमें अध्याय हैं, ठीक है। और प्लस एक इसमें ऐसे है, जैसे हमारी बुक में होता है, हम उसको लास्ट में विविध बोलते हैं या उसे मिसलेनियस बोलते हैं। मतलब जो भी 11 अध्याय में जो भी कुछ छूट जाता है बताना कहना, वो लास्ट वाले में विविध में या फिर कहें मिसलेनियस में डाल दिया जाता है। तो ऐसे मिलाए इसको तो टोटल इसमें 12 अध्याय हो जाते हैं। और जो हिंदी साहित्य को 11 युगों में बांटा। जैसे मैं बता रही हूँ 11 + 1, तो अगर टोटल मिलाएंगे विविध सहित ये हो जाएंगे 12, वरना 11 युगों में इसे बांटा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। काल विभाजन का पहला प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण को इसमें क्राइस्ट का विकृत रूप माना है, क्योंकि ये ईसाइयों से रिलेटेड है, इसलिए कृष्ण को इसमें क्राइस्ट का विकृत रूप माना है। आगे 1957 इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने देखा था पहले, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का नाम से किया था। वो अनुवाद किया था फारसी से हिंदी में, ताकि हिंदी वाले लोग भी जान पाए। और ये अनुवाद हुआ है अंग्रेजी से हिंदी में। पहली बार हिंदी के कवि लेखक का कालक्रम से वर्गीकरण इसमें हुआ है। कृतियों का कालखंड इसमें हुआ है, मतलब कौन सी रचना कब हुई। जैसे खुसरो की पहेलियां है और पद्मावत की रचना कब हुई, तो उसमें कृतियों का जो है रचनाओं का कालखंड, मतलब ये इस काल की है, ये इस काल की है। इसमें पहली बार ये सब हमें देखने को मिलता है इस ग्रंथ में। तो वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द याद रखेंगे। आगे देखते हैं। रीतिकाल कविता को, रीतिकाल की जो कविता थी उसको द आर्ट्स पोएट्री का, तथा बिहारी की कविता को अक्षर कामधेनु कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह मात्र कहा। आचार्य शुक्ल सब ग्रंथों की आलोचना करते हुए अपने ग्रंथ से पहले के उनके जितने भी ग्रंथ हैं बाकियों के, तो वो सबको कोई ना कोई नाम देते हैं। असल में वो उन्हें ग्रंथ मानते ही नहीं है, तो उन्हें वो ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं। किसी को कह देते वृत्त संग्रह मात्र, किसी को बड़ा वृत्त संग्रह मात्र। उसका मतलब है कि एक खाली ये नोट बना दिया गया है। अगली हमारी रचना है मिश्र बंधु की। मिश्र बंधु में 3 नाम आते हैं, श्याम, सुखदेव और गणेश, बिहारी मिश्र। इसमें एक मिलता जुलता नाम हमें दे दिया जाता है, वो आता है कृष्ण बिहारी मिश्र। नाम आता है कृष्ण बिहारी मिश्र। एग्जाम में आ जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है। ये 3 नाम हमें याद होंगे, तभी अलग नाम हम अलग कर सकेंगे, छाट पाएंगे। तो ये रहते हैं श्याम, सुखदेव और गणेश। कृष्ण इसमें शामिल नहीं है। रचना इनकी रहेगी मिश्र बंधु विनोद,
उसके कुल भाग है 4। 4 भागों में ये रचना प्रकाशित है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित और चौथा अंतिम भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें काफी समय लगा, तो ये 1934 ईस्वी में जाके ये प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं, प्रकाशक इसके हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी से, और शुक्ल के इतिहास का ये उपजीव्य ग्रंथ है। शुक्ल ने मिस्र बंधुओं से काफी सामग्री ली है, तो इसे शुक्ल के इतिहास का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। कालानुक्रम पद्धति इसमें देखने को मिलती है। इसमें रचनाकार है 4591, लगभग 5000 इसमें रचनाकार शामिल है। साहित्य के विकास क्रम को इसमें 5 युगों में बांटा तथा उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा। पहले साहित्य के विकास क्रम को 5 युगों में बांट दिया, फिर उसका उप विभाजन नीचे जाके किया है, तो उसको 8 युगों में बांटा है। काल विभाजन और नामकरण हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि इसमें मटेरियल काफी ज्यादा है, तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हम आगे उनको डिटेल में देखेंगे, काल विभाजन और नामकरण को। आगे देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल। फिर है 1900 से लेके 1921 तक नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट समिति के आधार पर यह ग्रंथ लिखा। नागरी प्रचारणी सभा ये क्या है? ये एक संस्था थी जो ग्रंथ बाकी लोगों को नहीं मिले, बाकी विद्वानों को नहीं मिले, उन ग्रंथों की ये खोज करती थी। इसका यही काम था। तो इसका काम था खोए हुए ग्रंथों की खोज करना। तो जो भी इन्हें ग्रंथ मिले, तो मिस्र बंधु ने उस समय जो इन्हें ग्रंथ मिले उसको सबको संकलित करके एक जगह पर एक रचना बना ली। उस रचना का नाम उन्होंने दे दिया मिस्र बंधु विनोद। तो इनको ये एक तरीके से फायदा मिल गया कि इनको जो खोए हुए ग्रंथ है उनसे इन्हें सामग्री मिल गई अच्छी खासी, तो इनका एक ग्रंथ बन गया। तो ये वही बता रखा है कि जो खोए हुए ग्रंथ की जो खोज की थी उसी के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है। हिंदी साहित्य में समय अवधि सहित काल विभाजन की परंपरा डालने वाले प्रथम इतिहासकार, मतलब इसमें पहली बार समय अवधि भी डली है और काल विभाजन भी डला है प्रॉपर रूप से। तो ये इसलिए इस चीज के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, व्यवस्थित रूप से काल विभाजन एवं नामकरण मिस्र बंधुओं ने ही किया। अब आचार्य शुक्ल लिखते हैं इसके बारे में। आचार्य शुक्ल का कथन कहीं भी आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रहे आपको, क्योंकि आचार्य शुक्ल सबसे बड़े व्यक्तित्व माने जाते हैं। जब भी हिंदी साहित्य की इतिहास की बात होगी आचार्य शुक्ल का नाम आएगा ही आएगा। आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। देखते हैं क्या कहते हैं ये। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सुव्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिस्र बंधु विनोद से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आ जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है या ये कथन किसका है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में? आचार्य शुक्ल ने इसको भी नहीं छोड़ा। आचार्य शुक्ल इसके बारे में भी कहते हैं बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों का इसमें विवरण हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका लेखन का समय था 1927 ईस्वी। रचना इनकी है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा काशी से। यह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक एवं सर्वोत्तम इतिहास ग्रंथ है। आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी तथ्यों के सही व गलत पक्षों पर चर्चा करना या कहीं विचार करना। जैसे बाकी ग्रंथ जो हमने देखे थे सारे, बाकी ग्रंथ में क्या था? उसमें उनका परिचय दे दिया था, उनका जीवन दे दिया था कि उन्होंने क्या समाज में कार्य किए हैं वो दे दिया था। लेकिन ये
शुक्ल जी जो है किसी भी तथ्यों पर सही व गलत चर्चा करते हैं, उनका साहित्यिक मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए इनका इतिहास सर्वोत्तम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं। कुल रचनाकार इसमें है 997, यानी लगभग मानेंगे 1000, और संशोधित व परिवर्धित संस्करण इसका आया 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से ये मानते हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटते हैं शुक्ल जी। काल व प्रवृत्ति के नाम पर दोहरा इन्होंने नामकरण किया है, जैसे बाकी सिंगल सिंगल नाम देते हैं कालों को, पर ये काल और प्रवृत्ति के आधार पर दोहरा नामकरण जो सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया था। ये हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। विधेयवादी पद्धति का ये प्रयोग करते हैं। विधेयवादी पद्धति क्या होती है, मैंने पद्धतियां बता रखी है, आप जाके देख सकते हैं, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। विधेयवादी पद्धति होती है जिसमें परिवेश को और माहौल को, मतलब उस समय क्या परिवेश, क्या माहौल था, क्या प्रवृत्ति थी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, वो हो जाती है हमारी विधेयवादी पद्धति। इनके इतिहास को हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक, प्रमाणिक और आलोचनात्मक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था आलोचनात्मक कैसे, प्रमाणिक कैसे, कि ये तथ्यों के आधार पर चलते हैं। और जब तथ्यों के आधार पर चला जाता है और किसी भी तथ्यों के सही व गलत पक्षों पर चर्चा की जाती है, उनके साहित्यिक मूल्यांकन पर चर्चा की जाती है, तो वो इतिहास वैज्ञानिक इतिहास में माना जाता है। प्रारंभ में सरयूकरण पारीख, हरदेव बाहरी व रामचंद्र शुक्ल ने मिलकर हिंदी शब्द सागर, जो कि 1928 ईस्वी की रचना की व इसी पुस्तक की भूमिका, मतलब हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। बाद में इसी भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। जो एक ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की एक पुस्तक थी, उसकी रचना हो रही थी। उसकी रचना किसने की? सरयूकरण पारीख, हरदेव बाहरी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों ने मिलकर इसकी रचना की। ठीक है, अब इसकी भूमिका लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और भूमिका का नाम क्या देते हैं? हिंदी साहित्य का विकास। और वो भूमिका अपने आप में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। स्वतंत्र पुस्तक का नाम रखा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अपने आप में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्याम सुंदर दास की कोविद रत्नमाला, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, से बहुत कुछ सामग्री लेते हुए इनके प्रति आभार प्रकट किया। वो बता रहे हैं कि मैंने इनकी पुस्तक से सामग्री ली है। ग्रंथ में कवियों की संख्या, जीवन चरित्र की अपेक्षा साहित्यिक मूल्यांकन पर इन्होंने बल दिया। ये मैंने आपको अभी बताया ही था। आगे हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष रहेगा इनका 1938, और इसके अंदर 693 से लेके 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि आगे आधुनिक काल जब आया तब ये लिख ही रहे थे, तो इसीलिए खाली 693 से 1693 तक का ही इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। आदिकाल से भक्ति काल तक, भक्ति काल के कवियों की सर्वाधिक विवेचना इसमें की गई है। आलोचनात्मक पद्धति को इसमें अपनाया गया है। आलोचनात्मक पद्धति मैंने बताया था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई थी। किसी भी तथ्यों के सही व गलत पक्षों पर विचार करना या चर्चा करना। स्वयंभू को पहला कवि इन्होंने माना है। प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्यधारा इन्होंने कहा है।
ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य धारा इन्होंने कहा है। आदिकाल को संधि चारण काल इन्होंने कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है कि मान लो आ जाएगा आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा, तो आ जाएगा क्वेश्चन आंसर राम कुमार वर्मा ने, या फिर आ जाएगा राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी, तो हमको लिखना है संधि चारण काल की। अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल किया और संधि काल नाम से प्रस्तुत किया इन्होंने। स्वयं मतलब अपभ्रंश साहित्य जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जगह ही नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने शामिल किया और संधि काल उसको नाम दिया। इन्होंने शामिल किया, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जब से हिंदी साहित्य का इतिहास चालू होता है तो उससे पहले का, उससे जस्ट पहले का जो इतिहास माना जा रहा है उसको ये संधि काल नाम दे रहे हैं। फिर है स्वयंभू को इन्होंने प्रथम कवि माना। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर जी को इन्होंने नई पहचान दिलाई। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी इन्होंने ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी, या कहीं कहीं पर 1952 ईस्वी भी इसको माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। प्रथम कवि इन्होंने माना है अब्दुल रहमान को। इतिहास विषयक ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु उपरोक्त 3 पुस्तक इतिहास विषयक लिखी। ये मानते हैं कि इन्होंने इतिहास विषयक ग्रंथ नहीं लिखा, पर 3 पुस्तक ऐसी लिखी हैं जिसमें इतिहास विषयक माना जाएगा। इन्हें आधुनिक बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है। आधुनिक बाणभट्ट की संज्ञा किसे दी गई है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। शुक्ल की मान्यताओं को सर्वाधिक चुनौती दी। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर सबसे पुख्ता तरीके से किसी ने अपनी बात रखी है तो वो रखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनके जैसी बात कोई नहीं रख पाया। और लेकिन अगर उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को, उनकी बातों को सर्वाधिक चुनौती दी कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे थी, तो वो किसने दी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। समाज शास्त्रीय व तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। 1229 रचनाकारों का इसमें परिचय दिया गया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को इन्होंने आदिकाल कहा है, या संज्ञा दी है अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिद्धों नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया है। इन्होंने कबीर को नई पहचान दिलाई है। तो कैसे दिलाई है? इन्होंने बताया है कि सिद्धों नाथों का वर्णन किया इन्होंने और कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कुछ नहीं अपने ग्रंथ में दिखाया है। आगे है, इनके अनुसार भक्ति काल हिंदी संत काव्य जो कि पूर्ववर्ती नाथ का है, सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं जो भक्ति काल है, जो पहले नाथ थे, वो हिंदी सब संत काव्य और सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। इनके ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का पूरक माना जाता है। अगले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1964 ईस्वी, द्वितीय भाग 1965 ईस्वी। भाषा वैज्ञानिक पद्धति में ये रचित है। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? वैसे मैं अपने चैनल पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। इस पद्धति में इतिहासकार तथ्यों को प्रस्तुत करता है, ना कि उसके जीवन चरित्र पर ज्यादा फोकस रहता है। इसमें तथ्यों पर फोकस किया जाता है, वही वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। शालिभद्र सूरी को पहला कवि ये मानते हैं। भक्तिकालीन व सिद्ध साहित्य पर ये प्रकाश डालते हैं। सरल भाषा में व्यवस्थित व प्रमाणिक इनका इतिहास ग्रंथ है।
प्रारंभिक, मध्यकाल और आधुनिक, 3 काल। इन 3 कालों में संपूर्ण इतिहास काल का इन्होंने विभाजन किया है। अब हैं डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल, ये संपादक हैं। इनका इतिहास ग्रंथ सरल भाषा में व प्रमाणिक व व्यवस्थित माना जाता है। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का, ये काट देंगे, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे इनकी ये स्वयं की रचना नहीं है, ये केवल संपादक है। कुल 10 खंड इस रचना में है। 26 विद्वानों के सहयोग से ये तैयार हुआ है। अंतिम खंड का प्रकाशन इसका 1973 ईस्वी माना जाता है। अगले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, 1986 इनकी रचना का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। व्यास सम्मान इन्हें इसके लिए दिया गया है और इसमें वैज्ञानिक दृष्टि को इन्होंने अपनाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि मैंने आपको बताई थी, जो तथ्यों को ध्यान में रखे, केवल तथ्यों पर विचार करे, वही वैज्ञानिक दृष्टि है। इन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए ये ग्रंथ लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे तो हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी व्यास सम्मान इन्हें इस रचना के लिए दिया जाता है। आगे अगली है नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्था। ये वही संस्था है जिन्होंने खोए हुए ग्रंथ को ढूंढ निकालने का जिम्मा इन्होंने उठाया और उसको मिलाकर एक रचना बनाई, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। योजना थी कि यह 18 खंडों में प्रकाशित की जाएगी, पर फिर भी 16 खंडों में ही ये प्रकाशित हो पाई। इसके प्रथम खंड का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। संपादक इसके हैं राजबली पांडे। 16वां खंड है हिंदी का लोक साहित्य। संपादक इसके हैं राहुल सांकृत्यायन। वैसे इसके 16 खंडों के ही नाम हमें पढ़ने चाहिए, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं। 16 खंडों के नाम हम याद करेंगे, हम याद भी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने प्रथम खंड और 16वें खंड का नाम यहाँ पर दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ही याद रखेंगे। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।